हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम डीसी जनरेटर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डीसी जनरेटर के वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग जनरेटर के वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, तो जो जनरेटर रहता है ये मुख्यतः दो प्रकार के रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार रहते हैं? देखिए, जो जनरेटर का पहला प्रकार रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजन के आधार पे, और दूसरा जो प्रकार का वर्गीकरण रहता है उसको अपन बोलते हैं प्राइम मूवर के आधार पे वर्गीकरण। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग इन चीज़ों को आगे डिस्कस करें तो उससे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो प्राइम मूवर है इसका मतलब क्या है, और इधर ये जो उत्तेजन अपन ने लिख रखा है इस उत्तेजन का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए ना, जब भी हम लोग प्राइम मूवर की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, जब भी अगर हम लोग प्राइम मूवर की बात करेंगे ना, तो प्राइम मूवर का सीधा सीधा ये मतलब होता है, देखिए ना, हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी जनरेटर रहता है ना, उस जनरेटर को हम लोग इनपुट के अंदर कोई ना कोई यांत्रिक ऊर्जा दे रहे होते हैं। ठीक है, और उस यांत्रिक ऊर्जा को वो जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए ना, ये जो जनरेटर का जो इनपुट दिया जा रहा है ना, ये इनपुट किसी ना किसी मशीन या किसी ना किसी माध्यम से दिया जा रहा होगा। ठीक है, वो जो माध्यम रहता है ना, जिस माध्यम से हम लोग इनपुट दे रहे हैं उस जनरेटर को, उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए किसी मोटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो मोटर एक प्राइम मूवर रहेगा, और बाई चांस अगर आप मोटर के स्थान पे किसी टरबाइन का इस्तेमाल कर रहे हो इनपुट के अंदर यांत्रिक ऊर्जा देने के लिए, तो वो क्या रहेगी, टरबाइन प्राइम मूवर रहेगी। ठीक है, तो ये रहता है प्राइम मूवर। देखिए ना, ये जो वर्गीकरण है ना, इसको हमें डिटेल के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस अपने को ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि प्राइम मूवर क्या होता है, और ये प्राइम मूवर हम लोग मोटे मोटे रूप से किन किन प्रकार के रहते हैं। देखिए ना, ये जो प्रकार रहते हैं ना इसके, ये प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार रहते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला जो है उसको अपन बोलते हैं जल टरबाइन, दूसरा जो है उसको अपन बोलते हैं वाष्प टरबाइन, और जो तीसरा है उसको अपन बोलेंगे क्या, डीजल इंजन। ठीक है, अब देखिए ना, जल टरबाइन और वाष्प टरबाइन क्या है? देखिए, ये बेसिकली एक प्रकार की टरबाइन है। टरबाइन क्या होती है? देखिए, ये एक ऐसी मशीन रहती है, देखिए ना, अगर अपन मशीन को बनाते हैं, ये इस प्रकार की मशीन रहेगी, और ये जो मशीन रहेगी इसके एक सिरे के अंदर शाफ्ट निकली हुई रहती है, और दूसरे सिरे के अंदर एक पंखे नुमा शाफ्ट निकली हुई रहती है। ठीक है, ये अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये पंखे टाइप बनी हुई रहेगी। देखिए ना, ये जो सिरा रहेगा ना पंखे का, इस पंखे के इस सिरे पे, इस सिरे पे, इस सिरे पे और इस सिरे पे क्या बना हुआ रहेगा, चम्मच बना हुआ रहेगा। क्या बना हुआ रहेगा? चम्मच बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्या रहेगा, ये जो ये पार्ट है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है इस साइड में। अब देखिए ना, अगर अपने को ये जो टरबाइन इसको कार्य करवाना है ना, तो ये कार्य 2 प्रकार से, जैसे अपन ने यहाँ पे देख रखा है, एक तो रहेगी जल टरबाइन और एक रहेगी वाष्प टरबाइन। तो देखिए, जल टरबाइन कैसे कार्य करेगी? ये जो चम्मच वाला सिरा है ना, इस चम्मच वाले सिरे पे हम लोग ऊपर से क्या गिराते हैं, पानी गिराते हैं। क्या गिराते हैं? पानी गिराते हैं। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग ये पानी गिराएंगे ना, तो ये जो भाग है ना, ये भाग इस प्रकार से क्या होने लग जाएगा, रोटेट होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, और अगर ये भाग रोटेट होगा ना, तो देखिए, ये जो भाग है, ये भाग इस शाफ्ट से कनेक्टेड है और ये शाफ्ट इस सिरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिरा है ना, इस सिरे को हम लोग जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, जब भी ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट घूमेगा ना, तो ये शाफ्ट घूमेगी, और ये शाफ्ट जब भी घूमेगी तो ये जनरेटर घूमेगा, और जब भी जनरेटर अपना घूमेगा तो अपना कार्य हो जाएगा जो कि अपने को करना है। यानी हमें क्या होगा, वो जो जनरेटर की शाफ्ट घूमने लग जाएगी, यानी आर्मेचर घूमने लग जाएगा, और जो जनरेटर है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इस पंखे के ऊपर अगर हम लोग पानी गिरा रहे हैं, तो ये जो टरबाइन रहेगी ये जल टरबाइन रहेगी, और बाई चांस अगर आप पानी के स्थान पे यहाँ पे वाष्प गिरा रहे हो ना, तो ये जो टरबाइन रहेगी इसको हम लोग वाष्प टरबाइन बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस टरबाइन के स्थान के ऊपर डीजल इंजन इस्तेमाल करते हो ना, अब डीजल इंजन क्या होता है अपने को पता है। देखिए, हम लोग जब भी मशीन की बात करते हैं, जैसे अगर अपन गाड़ियों की बात करते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गाड़ी के अंदर डीजल या पेट्रोल डालते हैं, और पेट्रोल डालने के बाद वहाँ पे इग्निशन या भंजन की प्रक्रियाएं होती है, और उसके बाद क्या होता है, वो जो गाड़ी रहती है ना, वो गाड़ी चलने लग जाती है। तो मोटा मोटा क्या होता है, उस मशीन के अंदर हम इनपुट के अंदर या तो डीजल या पेट्रोल डालेंगे, और आउटपुट के अंदर अपने को क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अगर उस इंजन को हम लोग ऐसे उपयोग करेंगे भाई, उसका जो आउटपुट है उसका उपयोग हम लोग क्या कर लें, जनरेटर के इनपुट के रूप में कर लें, तो वो जो इंजन रह जाएगा ना, वो जो मशीन रह जाएगी, या वो जो प्राइम मूवर रह जाएगा ना, वो डीजल इंजन प्रकार का प्राइम मूवर
रह जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे शादियों के अंदर, पार्टियों के अंदर जो जनरेटर इस्तेमाल होता है ना, वो सिर्फ सेम इसी प्रकार का रहता है, ठीक है। तो ये जो वर्गीकरण रहता है, ये रहता है किस आधार पे, प्राइम मूवर के आधार पे वर्गीकरण रहता है, ठीक है। अब जो दूसरा प्रकार है, वो दूसरा प्रकार रहता है उत्तेजन के आधार पे। ये भी दो प्रकार के रहते हैं, स्व उत्तेजित और एक रहता है पृथक उत्तेजित, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर इनको डिस्कस करें तो उससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ये उत्तेजन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ना, जब भी हम लोग उत्तेजन की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे मैं बोल रहा हूँ, अगर जब भी हम लोग उत्तेजन की बात करेंगे तो उत्तेजन क्या होता है। देखिए, अगर आप जब भी जनरेटर को देखोगे तो जनरेटर जो रहता है ना, इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ठीक है। ये तो रहते हैं ध्रुव ऊपर और नीचे की साइड में, ठीक है, और इनके मध्य में क्या रहता है, आर्मेचर रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये जो ध्रुव है ना, ये ध्रुव कैसे बने हुए रहते हैं, ये एक विद्युत चुंबक से बने हुए रहते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबक से बने हुए रहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, प्राइम मूवर से इस भाग को तो रोटेट कर दिया, ठीक है, पर ये भाग रोटेट होने से अपना कार्य नहीं होएगा। कार्य कब होएगा, कार्य तब होएगा कि ये जो ध्रुव है ना, इन ध्रुवों के अंदर यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा हो, उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है। वो किसी भी दिशा में, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, किसी भी दिशा में हो रहा हो, पर वो उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। और अपने को क्या पता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब ये जो कुंडली है, जिसको अपन फील्ड कुंडली या ध्रुव कुंडली बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। क्या देंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। और जब भी अपन सप्लाई देंगे तो इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी, और धारा अगर कुंडली में से प्रवाहित होती है तो अपने को क्या बताया, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया रहती है ना, जिसके अंदर अपन इस कुंडली को सप्लाई देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तेजन, ठीक है। होप आपको समझ में होगा। यानी उत्तेजन क्या हुआ, उत्तेजन मोटा मोटा एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसके द्वारा हम लोग जो ध्रुव रहता है ना, उस ध्रुव को सप्लाई देते हैं, ताकि वो जो ध्रुव है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सके, उत्पन्न कर सके, ठीक है। अब ये जो उत्तेजन है ना, ये दो प्रकार से होएगा। कैसे, एक तो रहेगा पृथक, ठीक है, कौन सा रहेगा, पृथक, और दूसरा रहेगा स्व, ठीक है। पृथक का मतलब क्या है, देखिए पृथक का मतलब क्या है, देखिए ना, अगर अपन इस मशीन को अगर बनाएंगे तो देखिए जो जनरेटर है ना, वो जनरेटर इस प्रकार से बनता है। किस प्रकार से बनता है, देखिए ये जो जनरेटर है ना, ये जनरेटर का क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बाई चांस क्या है, फील्ड है, क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड के अंदर धारा प्रवाहित करनी है। ये धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है, देखिए एक तो है पृथक। पृथक का मतलब क्या रहेगा, ये जो फील्ड है ना, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, ये किसी बाहरी माध्यम से हो रही है। कैसे हो सकती है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कुंडली लेंगे, ठीक है, और ये जो कुंडली रहेगी ना, इस कुंडली को हम लोग एक स्विच से कनेक्ट करते हुए एक सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, बैटरी से संयोजित कर दिया, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल स्थिति जब भी रहेगी ना, नॉर्मल स्थिति के अंदर तो क्या होएगा, ये जो फील्ड है, ये फील्ड के अंदर किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। कब उत्पन्न होएगा, जब इसके अंदर क्या कब होएगा, जब यहाँ पे धारा प्रवाहित हो, ठीक है। और धारा कब प्रवाहित हो सकती है, अपने को पता है एक ट्रांसफार्मर एक्शन रहता है। ट्रांसफार्मर एक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक कुंडली के अंदर से धारा प्रवाहित कराते हैं, और वो कुंडली क्या करती है, अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगर हम लोग उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली को लाते हैं तो उस कुंडली के अंदर भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है। कैसे, अन्योन्य प्रेरण के कारण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक अलग से कुंडली ले रहे हैं, उसको हमने सप्लाई दी, इस स्विच को जैसे ही अपन ने क्लोज करा तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और यदि उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आपने इस कुंडली को रखा ना, तो इस कुंडली के अंदर भी क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और अगर यहाँ प्रेरित हो गया विद्युत वाहक बल, और उसके बाद आपने इस शाफ्ट को रोटेट कर दिया, तो क्या होगा, वो जो जनरेटर है, वो जनरेटर पूरा कार्य करने लग जाएगा जैसा कि हमें चाहिए, ठीक है। तो पृथक उत्तेजन क्या हो गया, पृथक उत्तेजन एक तरीके से एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसके अंदर हम लोग एक अलग से किसी स्रोत का उपयोग करेंगे, जिससे हम लोग जो फील्ड या जो ध्रुव कुंडली है ना, उसको हम लोग क्या कर सके, उत्तेजित कर सकें, ठीक है। यानी पृथक का मतलब पृथक हमने सप्लाई ली है, ठीक है। वो जो सप्लाई रहेगी वो किसी भी प्रकार की रह सकती है, जैसे
एक अगर आप बैटरी इस्तेमाल करना चाहो तो बैटरी हो सकती है, अगर आप अलग से एक डीसी जनरेटर का उपयोग कर सकते हो तो वो जनरेटर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथक उत्तेजन जनित्र की संरचना बनती है। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जनरेटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जनरेटर बना रहे हैं। ठीक है, और जनरेटर क्या करता है, इनपुट के अंदर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न लेगा और आउटपुट के अंदर हमें क्या दे देगा, विद्युत ऊर्जा देगा। ठीक है, पर यहाँ पे आप क्या नोट कर पा रहे होगे, यहाँ पे अपन इनपुट के अंदर भी विद्युत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इनपुट के अंदर भी विद्युत प्लस क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जनरेटर प्रारंभ के अंदर जब भी बनाए गए ना, तो इनकी उपयोगिता हमने धीरे धीरे खत्म कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जनरेटर ऐसा रहना चाहिए कि हमें इनपुट के अंदर विद्युत नहीं देनी पड़े। ठीक है, तो इसलिए ये जो पृथक उत्तेजन जनरेटर थे ना, इनको हमने मॉडिफाई किया और स्व उत्तेजन जनित्र बनाए। ठीक है, अब स्व उत्तेजन जनित्र इनसे कैसे डिफरेंट रहेंगे? देखिए, पृथक के अंदर हमने क्या करा, जो फील्ड है ना, उस फील्ड को किसी बाहरी माध्यम से उत्तेजित किया। स्व उत्तेजित में हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड रहेगा ना, वो फील्ड को हम लोग आंतरिक यानी उसके स्वयं के द्वारा ही उत्तेजित करेंगे। अगर वो जो फील्ड है स्वयं के कारण उत्तेजित हो रही है ना, स्वयं उसी जनरेटर के आर्मेचर के कारण अगर उत्तेजित हो रही है ना, तो वो जो उत्तेजन रहेगा वो स्व उत्तेजित रह जाएगा। ये जो उत्तेजन रहते हैं, ये उत्तेजन 3 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से? ये जो उत्तेजन रहता है ना, इन उत्तेजन के आधार पे हम लोग जनरेटर को 3 प्रकार के अंदर बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं? पहला जो रहता है श्रेणी जनरेटर। क्या रहता है? श्रेणी जनरेटर। ठीक है, अब ये श्रेणी जनरेटर क्या रहता है? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना आवश्यक है कि जब भी हम लोग जनरेटर को देखेंगे तो जनरेटर के अंदर 2 चीज़ें रहेंगी। कौन रहेगा? हमने जस्ट देखा, एक तो रहेगी फील्ड कुंडली, हमने जस्ट अभी पिछले डायग्राम के अंदर मैंने बताया आपको, और एक रहेगा क्या? आर्मेचर। क्या रहेगा? आर्मेचर। ठीक है, अब देखिए ना, अगर आपको श्रेणी जनरेटर की संरचना पढ़नी है ना, तो श्रेणी जनरेटर क्या रहेगा, ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड सीधा सीधा इस आर्मेचर के कैसे रहे, श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित रहे। अगर ऐसा जनरेटर है जिसके अंदर आर्मेचर फील्ड के साथ श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित है ना, तो उस जनरेटर को हम लोग क्या बोल देते हैं? श्रेणी जनरेटर बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरा प्रकार भी पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो फील्ड है ना, इस फील्ड को इस जनरेटर के समांतर क्रम के अंदर संयोजित कर देंगे। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? समांतर जनित्र या शंट जनित्र हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा प्रकार रहता है जिसको अपन मिश्र या कंपाउंड जनित्र बोलते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम लोग फील्ड 2 प्रकार की इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसी जनरेटर के अंदर हम लोग श्रेणी फील्ड भी लगाएंगे और उसी जनरेटर के अंदर हम लोग समांतर फील्ड भी लगाएंगे, तो वो मिश्र यानी कंपाउंड जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन एक एक करके इनको डिस्कस करें तो देखिए है ना, श्रेणी जनरेटर कौन सा रहा, अभी जस्ट मैंने बताया। श्रेणी जनरेटर ऐसा जनरेटर रहेगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड रहेगी ना, जैसे अगर अपन बनाए तो ये जैसे हमने क्या बना दिया, फील्ड बना दी। ठीक है, इस फील्ड के श्रेणी क्रम के अंदर हमने क्या कर दिया, आर्मेचर लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर की संरचना हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर पूर्ण कब होगा? पूर्ण तब होएगा जब आप इसको किसी लोड से कनेक्ट करो। ठीक है, किससे कनेक्ट करो? लोड से कनेक्ट करो। ठीक है, सॉरी, लोड की बात कर रहे हैं, सॉरी, है ना, लोड से कनेक्ट करो। जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लोड लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जनरेटर है, ये पूर्ण हो गया। अब देखिए, इस जनरेटर के अंदर अगर हम लोग नेमिंग करना चाहें ना, तो नेमिंग के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है ये क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, हमने माना कि ये जो आर्मेचर है ना, इसका प्रतिरोध कितना है, RA है। ठीक है, RA क्यों लिखा है, ताकि अपने को पता रहे कि ये आर्मेचर का प्रतिरोध है। ठीक है, ये जो लोड है ना, इस लोड के प्रतिरोध को अगर अपन RL बोल देते हैं। L क्यों बोला, क्योंकि ये लोड का प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कुंडली है ना, इस कुंडली को अपन के प्रतिरोध को अगर अपन RSE बोल देते हैं। RSE मतलब प्रतिरोध SE यानी प्रतिरोध सीरीज का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रतिरोधों को नाम दे दिया। अब देखिए ना, अगर ये सर्किट क्लोज है ना, तो इस सर्किट के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी। कौन सी? आर्मेचर के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसको अपन बोलेंगे आर्मेचर धारा। क्या बोलेंगे? आर्मेचर धारा। फील्ड के अंदर जो प्रवाहित होगी उसको अपन बोलेंगे फील्ड धारा।
ISE, ठीक है। और जो लोड के अंदर प्रवाहित होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, IL यानी लोड धारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो जनरेटर है इसकी अपन नोटेशंस लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो जनरेटर है ना, अगर ये पूर्ण है, यहाँ पे स्व उत्तेजन है, यानी ये जो कुंडली है स्वयं से उत्तेजित हो रही है, तो क्या होगा, जब भी आप इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। उस विद्युत वाहक बल को अगर हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं, किससे, E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो E से अपन ने प्रदर्शित कर दिया, यहाँ पे क्या है, ये जनरेटेड EMF है, अपन EG लिख देते हैं ताकि अपने को और इजीली ये याद रहे। यानी आपने पूरी नोटेशन लिख दी। अब देखिए ना, ये जो विद्युत वाहक बल है ना, ये यहाँ पे प्रेरित होगा, पर कभी भी ये जो विद्युत वाहक बल है यहाँ तक नहीं पहुँचेगा पूरा का पूरा। क्यों नहीं पहुँचेगा, देखिए रास्ते के अंदर एक ये प्रतिरोध आ रहा है, RSE आ रहा है, और रास्ते के अंदर ये आर्मेचर का भी प्रतिरोध आ रहा है, ठीक है। यानी अंत के अंदर यहाँ पे जो वोल्टेज पहुँचेगी ना, वो E के बराबर नहीं रहेगी, वो अलग कोई वोल्टेज रहेगी। अगर हम लोग उसको V से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये जो नोटेशंस रहती हैं ये पूरी की पूरी लिखी जाती हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे अगर हम लोग धारा का या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए आप क्या नोट कर पाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो आर्मेचर है, ये जो कुंडली है और ये जो प्रतिरोध है ना, ये तीनों की तीनों चीज़ें कौन से क्रम के अंदर है, श्रेणी क्रम के अंदर है, ठीक है। और अपने को क्या पता है, श्रेणी क्रम के अंदर एक विद्युत राशि नियत रहती है। कौन सी राशि रहती है, वो रहती है विद्युत धारा, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो विद्युत धारा सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम के अंदर है। तो यहाँ पे विद्युत धारा कौन सी है, देखिए पहले केस के अंदर यहाँ पे है आर्मेचर धारा, जिसको अपन IA बोल रहे हैं, वो किसके बराबर रहेगी, फील्ड यानी ISE के बराबर रहेगी। वो किसके बराबर रहेगी, लोड धारा के बराबर रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों धाराओं को लिखेंगे। ये क्यों बराबर है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बराबर है क्योंकि ये तीनों की तीनों कुंडलियाँ और जो लोड है ना, वो कौन से क्रम के अंदर है, कौन से क्रम के अंदर है, श्रेणी क्रम के अंदर है, ठीक है। इसलिए ये तीनों की तीनों क्या चीज़ें हैं, बराबर हैं। अब आगे अगर अपन बात कर रहे हैं, देखिए हमने ये माना कि ये जो आर्मेचर है ना, इस आर्मेचर से इस दिशा के अंदर क्या निकल रही है, धारा निकल रही है। अपने को क्या पता है कि अगर किसी भी दिशा से, अगर DC के अंदर किसी भी दिशा से अगर धारा निकल रही है ना, तो वो कौन सी दिशा रहती है, वो उस मशीन का, अगर आप बैटरी की बात करोगे तो उस बैटरी का कौन सा सिरा रहता है, धनात्मक सिरा रहता है। तो ऐसे ही अगर आप जनरेटर की बात करोगे ना, तो यहाँ पे जो सिरा रहेगा वो कौन सा रहेगा, धनात्मक सिरा रहेगा। यानी धनात्मक सिरे से धारा निकल रही होगी, ठीक है। अगर ये धनात्मक है तो ये अपने आप से ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर आप बात करोगे तो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये धनात्मक सिरा है तो अपने को क्या पता है कि जो लोड रहता है वो प्लस से प्लस कनेक्ट किया जाता है और माइनस से माइनस कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। आगे अगर अपन सॉल्व करने की बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा सर्किट बन रहा है ना, इस सर्किट के अंदर हम लोग KVL लगाने की कोशिश करते हैं और एक दिशा मान लेते हैं। इस प्रकार से क्या लगाया अपन ने, KVL लगाया। क्या लगाया, KVL लगाया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि KVL क्यों लगा रहे हैं, KVL सिंपल सा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग ये जो विभिन्न विद्युत राशि है ना, जैसे यहाँ पे अगर ये EG है ना, इस EG का मान ज्ञात कर सकें, या ये जो आर्मेचर है ना, इस आर्मेचर धारा का एग्जैक्ट मान ज्ञात कर सकें, ठीक है। अब देखिए ना, अगर हम लोग यहाँ पे KVL लगाएंगे ना, तो किरचॉफ, KVL मतलब किरचॉफ का वोल्टा नियम यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि यदि किसी बंद परिपथ के अंदर, बंद परिपथ है कि नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि ये बंद परिपथ है, तो देखिए वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि यदि किसी अगर बंद परिपथ हो ना, तो उस बंद परिपथ के अंदर वोल्टता स्रोत का बीजीय योग, क्या बोल रहा हूँ मैं, वोल्टता स्रोत का बीजीय योग उस परिपथ के अंदर वोल्टता पात के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। वोल्टता पात मतलब वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इस सर्किट के अंदर, तो इस सर्किट के अंदर वोल्टेज सोर्स, अगर अपन वोल्टेज देखें तो एक तो ये EG है और एक क्या है, ये V दिख रहा होगा आपको, ठीक है। V वोल्टेज अगर अपन लिख रहे हैं तो ये वोल्टेज सोर्स की श्रेणी के अंदर ही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको IL × RL लिखोगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप की श्रेणी के अंदर आएगा,
ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व करें जो आंसर आना है वो सेम ही आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टा स्रोत का बीजीय योग निकालते हैं। तो वोल्टा स्रोत का बीजीय योग हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए ना, देखिए यहाँ से अगर हम लोग लूप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या नोट कर पा रहे होंगे कि ये जो दिशा है, ये दिशा और जो धारा की दिशा है वो सेम है, यानी यहाँ पे जो भी स्रोत है ना, वो स्रोत अपने को धनात्मक लेना पड़ेगा, जो कि क्या है, Eg है। तो Eg को अगर अपन ने प्लस में लिया, अब आगे देखते हैं दूसरा वोल्टेज स्रोत कौन सा है, कौन सा स्रोत है, V है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो धारा की दिशा है और ये जो प्लस टर्मिनल है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्लस टर्मिनल के अंदर की तरफ क्या जा रही है, धारा जा रही है। और अपने को क्या पता है कि कभी भी जो धारा रहती है ना, वो अंदर की तरफ जाती नहीं है प्लस के, वो प्लस से बाहर निकलती। ठीक है, अगर ये अंदर की तरफ जा रही है यानी ये जो दिशा है वो विपरीत ली हुई है। अगर विपरीत दिशा ली हुई है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का V लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का V क्यों लिया है, माइनस का V सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ये जो दिशा है ना, ये अंदर की तरफ दर्शाई गई है। ठीक है, ये हो गए दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स, ये यहाँ पे इनका बीजीय योग। अब वोल्टा पाथ के बीजीय योग की तरफ चलते हैं। देखिए ना, इस साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टा पाथ है वो क्या है, IA गुणा RA। ठीक है, ये एक प्रतिरोध है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वोल्टा पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, IA गुणा RA। ठीक है, ये प्लस में क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो लूप है इसकी डायरेक्शन और ये जो धारा है इसकी डायरेक्शन सेम है, तो ये जो वोल्टा पाथ है वो सेम रहेगा। आगे चलते हैं, अगर हम लोग यहाँ ये जो दिशा है और ये जो दिशा है दोनों की दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो वोल्टा पाथ है जिसको अपन बोलेंगे ISE गुणा RSE, ये दोनों की दोनों भी कैसे आएगी, प्लस के अंदर आएगी। क्यों प्लस में क्यों आया, प्लस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों दिशा सेम है। ठीक है, आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होएगा, अपने क्या पता है, ये और ये जो धारा है ये दोनों की दोनों सेम है। कैसे हैं, यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों धाराओं के मान सेम रख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इन दोनों को अगर सेम लिख लिया ना, तो ये भी IA हो जाएगी और ये भी IA हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों में से IA कॉमन लेंगे ना, तो अपने पास क्या बचेगा, RA प्लस RSE। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये Eg माइनस V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से हम लोग दो चीज़ें इस परिपथ के अंदर निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्मेचर धारा कितनी है, या फिर ये पूछा जाए कि फील्ड धारा कितनी है, या फिर लोड धारा कितनी है, इस केस के अंदर तो सब चीज़ें बराबर हैं। ठीक है, बराबर अगर होंगी तो अगर आपको कोई भी चीज़ निकालनी तो IA की वैल्यू निकाल लीजिए। IA की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे अपने को सीधा सीधा क्या करना है, वज्र गुणा करना है, और वज्र गुणा करोगे तो ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू उस साइड में जाएगी और उसके बटा के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो बटा के अंदर आएगी तो ये जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, Eg माइनस V बटा RA प्लस RSE। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर्मेचर धारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ना, आगे और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग जो उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को हम लोग उस साइड भेजेंगे। अब देखिए इस साइड ये माइनस है तो उस साइड जाएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये जो समीकरण रहेगा ना ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ना, आपने क्या करा, वो जो Eg था उसको इधर ही रखा और V को उस साइड भेज दिया। तो उस साइड क्या है अपने पास पता है, IA ब्रैकेट के अंदर RA प्लस RSE। ठीक है, और अपन ने उस साइड से यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे जो राशि ली है वो लिए V, तो यहाँ पे हम लोग वो V प्लस के अंदर लिख देंगे। ये प्लस के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि उस साइड में ये कैसा था, माइनस के अंदर था। ठीक है, ये दोनों के दोनों समीकरण रहते हैं। अगर आपको विद्युत वाहक बल प्रेरित निकालना है तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, और अगर विद्युत वाहक वहाँ पे आर्मेचर धारा, लोड धारा या फील्ड धारा निकालनी है तो वैसे निकलेगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ ये जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं और वर्गीकरण है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी
डिस्कस कर लेंगे जनरेटर्स की, ठीक है। अब देखिए ना, अब अगर आप इस जनरेटर की बात करोगे ना, तो इस जनरेटर के अंदर एक चीज़ और होती है। अपने को क्या पता है कि हमने जब भी जनरेटर देखा ना, तो आपने क्या देखा था कि जो कम्यूटेटर रहता है ना, जैसे यहाँ से सप्लाई निकल रही होगी, ये इस जगह से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, आपको ध्यान होगा संरचना के अंदर हमने क्या करा था, यहाँ पे कम्यूटेटर लगाया था आउटपुट के अंदर, और वहाँ से एक ब्रश बाहर सप्लाई को लेके जा रहा था, ठीक है। तो ब्रश का कार्य क्या था, कम्यूटेटर से सप्लाई को लेना और आगे टर्मिनल्स को देना, ठीक है। अब देखिए जो ब्रश है ना, वो ब्रश भी एक प्रकार का चालक है, ठीक है। अब अपने को क्या पता है, अगर वो चालक है तो उस चालक का कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, और अगर वहाँ पे कोई भी प्रतिरोध होगा ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई वोल्टापात भी होगा, ठीक है, जिसको अपन ब्रश वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप दी हुई ना ब्रश की, तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे ये जो अपन ने लिखा है वोल्टेज, इस वोल्टेज के साथ देखिए ना, पहले अपन वहीं पे देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर वोल्टेज ड्रॉप भी दिया हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन ने ये माइनस के अंदर V लिखा है ना, इसके साथ यहाँ पे ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप भी अपने को क्या लिखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ब्रश के अंदर भी कोई ना कोई हो रही होगी। तो हम लोग यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, अगर बाई चांस ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रश वोल्टेज भी लिखेंगे, कहाँ पे, ऊपर की साइड में। वोल्टेज ड्रॉप में VD लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर, ठीक है। और ये समीकरण ऐसे बदल जाएगा। क्यों बदल रहा है ये, क्योंकि अगर ब्रश लगा हुआ है तो ब्रश के अंदर भी वोल्टापात रहेगा, ठीक है। अब आगे ये जो फॉर्मूला रहेगा, ये कैसे बदल जाएगा, ये इस प्रकार से बदल जाएगा कि यहाँ पे जो प्लस V है ना, इस प्लस V के साथ में इस जगह पे एक चीज़ और आ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी जो ब्रश है ना, उस ब्रश की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आ जाएगी, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बदल जाता है अगर बाई चांस आपको ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप दी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और इस प्रकार से हम लोग इन वैल्यूज़ को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ब्रश है ना, इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है, मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन के अंदर दी हुई रहती है, पर बाई चांस नहीं दी हुई हो ना, तो ये जो ब्रश है अपने को क्या पता है, कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। तो दो स्थिति बताई हुई हो सकती है, ऐसे बोल दे, सिंपल बोल दे कि भाई वो कार्बन का बना हुआ है, एक केस तो ऐसे बोल सकता है, और एक ऐसे बोल दे कि भाई ग्रेफाइट का है। किसका है, ग्रेफाइट का है। तो अपने को क्या पता है, अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई इनकी जो भी वैल्यूज़ है ना, वो वैल्यूज़ को हमेशा हम लोग 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, वेव के केस के अंदर या फिर लैब के केस के अंदर। क्यों, क्योंकि देखिए ना, हम लोग जब भी जो कम्यूटेटर लेंगे उससे जो ब्रश कनेक्टेड रहेंगे ना, ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। कैसे, एक साइड तो प्लस का ब्रश रहेगा और एक माइनस का रहेगा, तो ये 2 ब्रशेज रहेंगे, ठीक है। तो 2 ब्रशेज रहेंगे, तो अपने को जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगी ना, उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये गुणा कब करेंगे, जब जो ब्रश है ऐसे बोल दे कि भाई ये जो भी वोल्टेज, जैसे उदाहरण के अगर आपको बोल दिया कि भाई 1 वोल्टेज प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप है, तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर बाई चांस प्रति वोल्टेज नहीं बोले और ऐसे बोल दे कि भाई कुल जो वोल्टेज ड्रॉप है ब्रश की वो 2 वोल्ट है, तो आपको उस केस के अंदर गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है। अगर वो प्रति ब्रश बोल रहा है, तो अपने को 2 से गुणा करना है, ये ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें रहती है, किस किस के केस के अंदर, श्रेणी जनित्र के केस के अंदर, ठीक है। अब स्व उत्तेजित का जो दूसरा प्रकार रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं शंट जनित्र। क्या बोलते हैं, शंट जनित्र, ठीक है। शंट जनित्र कैसा रहेगा, मैंने क्या बताया कि ये जो जनित्र रहते हैं ना, शंट और श्रेणी किस आधार पे नाम पढ़ते हैं इनके, इसके सिंपल से इस आधार पे पढ़ते हैं कि जो जनित्र है, उस जनित्र की फील्ड कुंडली आर्मेचर के कौन से क्रम के अंदर संयोजित है, ठीक है। तो शंट अगर हम लोग यहाँ पे नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर आप आर्मेचर को ऐसे बनाते हो, ये मैंने आर्मेचर बना लिया, ठीक है। तो इस आर्मेचर के साथ अगर आप यहाँ पे फील्ड बना रहे हो ना, तो ये जो फील्ड है ना, ये कौन से क्रम के अंदर रहेगी, ये समांतर क्रम के अंदर रहेगी। और समांतर क्रम के अंदर ही यहाँ पे जो हमारा लोड है, वो लोड कनेक्ट रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये शंट जनरेटर हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें नोटेशंस देनी पड़ेगी, कैसे देनी पड़ेगी, जैसे हमने जस्ट पिछले वर्गीकरण के अंदर देखा, क्या लिखा था अपन ने, ये जो आर्मेचर था, इस आर्मेचर के प्रतिरोध को हमने आर ए बोला था। क्या बोला था? आर ए बोला था। और इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था उसको अपन क्या बोल रहे थे? ईजी बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अपने को ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ध्यान रखना के अंदर आसानी रहे। ठीक है, अब अगर सर्किट पूर्ण है तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी जो कि क्या होगी? आई ए रहेगी, क्योंकि ये आर्मेचर से निकल रही है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो धारा है इस सिरे पे जाएगी और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है? एक नोड है। तो ये जो धारा है इस सिरे के ऊपर दो इसको रास्ते मिल रहे हैं, तो ये दो भागों के अंदर बटेगी। कुछ धारा इस साइड जाएगी, कुछ धारा इस साइड जाएगी। ठीक है, इस साइड जो धारा जाएगी वो किसके अंदर जा रही है? फील्ड के अंदर जा रही है। तो इस धारा को हम लोग क्या बोल देंगे? फील्ड धारा। और फील्ड धारा का नाम क्या देंगे? यहाँ पे ISH हम लोग नाम देंगे। क्या देंगे? ISH। ये SH क्यों लिखा? क्योंकि इस जनरेटर का नाम क्या है? शंट जनरेटर। क्या है? शंट जनरेटर। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इसको क्या बोल देंगे? ISH बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो प्रतिरोध है इसका मान हम लोग क्या लिख देंगे? RSH। क्यों लिखा RSH? क्योंकि ये शंट के अंदर प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पे जो लोड रहेगा उस लोड की वोल्टेज को अपन वापस यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। और यहाँ पे जो धारा रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? IL बोलेंगे, यानी लोड की धारा। और अगर आपको प्रतिरोध लिखना पड़े तो जो प्रतिरोध रहेगा वो RL रहेगा। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे पिछले के अंदर हमने क्या करा था? यहाँ पे करंट का क्या करा था? करंट के अंदर एक रिलेशन निकाला था। ऐसे ही यहाँ पे भी अपने को एक करंट के अंदर क्या निकालना पड़ेगा? रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे ये तीनों धाराएं सेम नहीं है। क्यों नहीं है? आपको दिख रहा है ये जो धारा है यही धारा इन दो भागों के अंदर इस नोड के ऊपर बट रही है। ठीक है, तो अगर हमें इन करंट के अंदर रिलेशन निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ना, सीधा सा है। हम लोग क्या करेंगे? ये जो नोड है ना, ये जो भी नोड है इस नोड के ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे? KCL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? KCL लगाएंगे। KCL क्यों लगाएंगे? क्योंकि अपने को यहाँ पे धारा निकालनी है। और KCL यानी किरचॉफ का करंट लॉ या धारा नियम क्या कहता है? वो कहता है कि जिस भी नोड पे अगर आप धारा निकाल रहे हो ना, उस नोड पे आने वाली धाराओं का बीजीय योग जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोड के ऊपर आने वाली धारा कौन सी है? सिर्फ यही धारा है जो नोड की तरफ जा रही है। बाकी ये जो धारा है, ये धारा और ये जो धारा है, ये धारा दोनों इस नोड से बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालना चाहें तो आने वाली धारा का बीजीय योग जो कि कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ IA है। तो इसके साथ कोई भी चीज़ जुड़ेगी नहीं, वो किसके बराबर रहेगी? जाने वाली धाराओं के बीजीय योग। तो जाने वाली धारा कौन से? एक तो IL है और एक है ISH। तो हम लोग इनका बीजीय योग लिख देंगे यहाँ पे ISH प्लस IL। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिलेशन निकल जाएगा। निकल गया भाई। अब आगे देखिए आप, अब आगे देखिए ना, अब आगे की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें सेम नहीं है। क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो अपने को यहाँ पे इन चीज़ों के मान भी पता होने चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? मान भी पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर हम लोग देखिए ना, बाकी सब चीज़ें तो हम लोग आगे निकाल ही लेंगे, पर अगर हमें ये निकालना है शंट धारा। ठीक है, तो शंट धारा कहाँ पे? यहाँ पे है। अपने क्या दिख रहा है? देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये जो कुंडली आपको दिख रही है, ये कुंडली एक तो इसके और एक इसके समांतर क्रम में है। ठीक है, तो अगर आपको ये शंट की धारा निकालनी है ना, तो शंट की धारा हम लोग सीधा निकाल सकते हैं। कैसे? अपने क्या बताया कि समांतर क्रम की आप जब भी बात करते हो तो समांतर क्रम के अंदर हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, तो अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज बाई चांस दी हुई है तो यहाँ पे इस सिरे पे जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज इन दोनों सिरों के मध्य भी रहेगी और इन दोनों सिरों के मध्य भी रहेगी। तो अगर इनके मध्य है तो अपने को सीधा सीधा जो भी करंट निकालनी है, अपने को करंट का क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ करंट क्या होती है? करंट रहती है ओम के नियम के अनुसार V/R। ठीक है, तो अगर आप ISH का मान निकालोगे तो यहाँ पे ISH का मान क्या हो जाएगा? V/R। तो वो V यहाँ पे क्या रहेगा? वो V ये वोल्टेज रहेगी।
कौन सी, ये वोल्टेज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो की वो वोल्टेज यहाँ पे लग रही होगी, क्योंकि ये समांतर क्रम है। ठीक है, तो ये जो ISH है इसका मान हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं V/RSH करके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो शंट धारा है इसका मान निकाल सकते हैं सीधा, इतना कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं, तो देखिए ना, अब जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, आर्मेचर की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्मेचर धारा की, तो देखिए ना यहाँ पे देखिए आप क्या नोट कर पाओगे, यहाँ पे भी अपने क्या करना पड़ेगा, KCL लगाना पड़ेगा। KCL इस प्रकार से लगेगा, इसी लूप के अंदर लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या नोट कर पाओगे कि इस लूप के अंदर फील्ड नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? फील्ड नहीं आ रही है, फील्ड तो अलग से लूप में रहेगी। तो अपने को यहाँ पे अपना कोई अतिरिक्त दिमाग लगा के ज़बरदस्ती फील्ड को यहाँ पे घुसेड़ना नहीं है। यहाँ पे अगर फील्ड नहीं है ना, तो अपने को फील्ड को लेना भी नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस लूप के अंदर है ही नहीं वो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस लूप के अंदर KVL लगाना है। क्या करना है अपने को? KVL लगाया अगर हमने इस लूप के अंदर, तो आप क्या करोगे, इस लूप के अंदर KVL लगाने पे आप क्या नोट कर पाओगे कि इस लूप के अंदर विद्युत वाहक बल कौन कौन से हैं। एक तो ये है और एक ये EG है। इन दोनों का बीजीय योग बराबर इस लूप के वोल्टापात के बीजीय योग के बराबर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए ना, अगर वो चीज़ निकालनी है तो वापस वही चीज़ अपने को करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपने को ये प्लस सिरा मानना पड़ेगा, ये माइनस मानना पड़ेगा। ये प्लस क्यों माना? क्योंकि इस दिशा से धारा निकल रही है। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी सिरा प्लस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी प्लस होएगा और ये भी माइनस होगा। इस चीज़ के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब KVL अगर आपने लगाया तो इस लूप से इस साइड से स्टार्ट करोगे, आप क्या देखोगे, ये जो दिशा है, ये दिशा और ये धारा की दिशा सेम है। ठीक है, तो ये जो EG है, इस EG को अपने को कैसा लेना पड़ेगा? प्लस के अंदर लेना पड़ेगा। EG, यहाँ पे वोल्टेज स्रोत कौन सा है? ये V है दूसरा। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ये जो दिशा है, ये दिशा और ये दिशा तो सेम है, पर आप क्या नोट कर पाओगे, ये जो धारा है, ये धारा प्लस के अंदर की तरफ जा रही है, पर अपने क्या पता है, प्लस के अंदर की तरफ कभी भी धारा नहीं जाती है। ठीक है, हमेशा प्लस से बाहर की तरफ जाती है। तो अगर यहाँ पे प्लस के अंदर की तरफ दी हुई है ना, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज है उसको अपने को क्या लेना पड़ेगा? माइनस के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए वोल्टा स्रोत का बीजीय योग। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए यहाँ पे वोल्टापात के बीजीय योग के, है ना। तो वोल्टापात क्या होता है? I/R। तो अगर आप इस पूरे लूप के अंदर देखोगे ना, तो इस पूरे लूप के अंदर सिर्फ एक यही प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टापात रहेगा वो क्या रहेगा? IA गुणा RA। ठीक है, IA गुणा RA। तो सीधा सीधा वोल्टापात अपने को लिख लिया। आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि भाई ये जो RL है ये भी तो प्रतिरोध है, तो यहाँ पे भी वोल्टापात हो रहा होगा। ठीक है, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो RL है ना, इसका जो वोल्टापात है उसको हम लोग V बोल रहे हैं, और उसको हम लोग ऑलरेडी इस क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर ले चुके हैं, तो अपने को इसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ से दोनों चीज़ें अगर आपको निकालनी है, क्या? अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है तो सीधा निकल जाएगा EG बराबर, इस राशि को हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस के अंदर हो जाएगी, और ये जो समीकरण रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्लस V। ये प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि ये माइनस का था और इस साइड हम लोग इसको लेकर आए हैं। और यहाँ से अगर आपको आर्मेचर धारा निकालनी है तो आर्मेचर धारा कैसे हो जाएगी? यहाँ पे अपने को सिर्फ वज्र गुणा करना है, इस चीज़ को यहाँ पे लेके जाना है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कैसे? EG माइनस V/RA। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्मेचर धारा आ गई, शंट धारा आ गई, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। ठीक है, और अगर ये जो दोनों चीज़ें ISH आ गई और IA आ गई तो IL तो अपने आप ही आ जाएगी इस समीकरण से। कौन से समीकरण से? ये जो समीकरण आपको दिख रहा होगा, इस समीकरण से IL की वैल्यू अपने आप से आ जाएगी। अब आगे देखिए, आगे क्या देखना है अपने को? देखिए यहाँ पे वापस वही चीज़, इस केस के अंदर भी वोल्टापात ब्रश के अंदर होगा अगर ब्रश कनेक्टेड रहेगा, जो कि होएगा ही होएगा। ठीक है, ब्रश तो कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रश कनेक्ट नहीं हो। तो वो जो वोल्टापात है, वो वोल्टापात को अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप।
यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे भी उसको ऐड करना पड़ेगा, ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो ये समीकरण इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप अपने को लेना ही लेना है हर न्यूमेरिकल के अंदर। वो बात अलग है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ब्रश वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू ही नहीं दी हुई हो और ये भी नहीं बताया हुआ हो कि वो कार्बन का है या ग्रेफाइट का है, तो अपने को इस चीज़ को स्किप करना है, इसको अपने को 0 मान लेना है। पर अगर उसकी वैल्यू दी हुई है तो आपको यहाँ पे लेना ही लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन विद्युत राशियों को हम लोग ज्ञात करते हैं किसके अंदर, शंट जनित्र के अंदर। ठीक है, अब जो अगला प्रकार है उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड या मिश्र जनित्र। क्या बोलते हैं, कंपाउंड या मिश्र जनित्र। कंपाउंड या मिश्र जनित्र कैसा रहेगा, ये एक ऐसा जनरेटर रहेगा जिसके अंदर दोनों प्रकार की कुंडलियां रहेंगी। दोनों कौन सी, अपन ने देखा है, एक तो रहती है श्रेणी कुंडली और एक रहती है समांतर यानी शंट कुंडली। ठीक है, तो ये जो जनरेटर रहेंगे ना, ये जनरेटर कौन से रहेंगे, दोनों कुंडलियों को रखने वाले। वो कुंडलियाँ कौन सी है, फील्ड कुंडलियाँ। ठीक है, अब ये जो इन कुंडलियों का अरेंजमेंट रहेगा ना, ये अरेंजमेंट भी 2 प्रकार से होएगा यहाँ पे। कैसे, एक तो देखिए ना, एक तो इस प्रकार से रहेगा, ये देखिए श्रेणी कुंडली अपन ने बना ली। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार से रहेगा और जो शंट कुंडली रहेगी ना वो यहाँ पे रहेगी। इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, और ऐसे लोड कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे एक रहेगा। और जो दूसरा प्रकार रहेगा ना, उसके अंदर क्या अंतर रहेगा, ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली इस जगह कनेक्ट नहीं होके इस जगह कनेक्ट होगी। कैसे होगी, देखिए इसको भी अपन बना लेते हैं। ये कैसे रहेगी कि यहाँ पे अपन ने फील्ड बना ली, यहाँ पे अपन ने आर्मेचर बना लिया, वो जो फील्ड कुंडली थी ना, वो फील्ड कुंडली यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। देखो आप क्या नोट कर पाओगे, यहाँ पे ये जो शंट है ना, ये आर्मेचर के पास में है, और यहाँ पे अपन ने बनाया ये जो शंट है ना, ये आर्मेचर के श्रेणी के कुंडली के बाद में है। ठीक है, जब ये केस रहेगा ना, जब ये केस मतलब ये जो फील्ड है ना शंट वाली, ये श्रेणी फील्ड के बाद है, तो इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग लॉन्ग शंट जनित्र बोल देंगे, कंपाउंड। ठीक है, और अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, शॉर्ट शंट जनित्र बोल देंगे। ठीक है, इन दोनों के दोनों जनरेटर की जो इक्वेशंस रहेगी वो दोनों भी अलग अलग आएगी। कैसे आएगी, देखिए ना, हम लोग यहाँ पे भी वो नोटेशंस हैं, उन नोटेशंस को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए ये शंट का फील्ड है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध रहेगा अपन कैसे लिख रहे थे, RSH। यहाँ पे जो धारा रहेगी उसको ISH, जैसा अपन पिछले क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। पिछले शंट जब जनित्र डिस्कस करा तब अपन ने देख लिया। यहाँ पे जो धारा रहेगी उसको IA बोलेंगे, इसके अंदर जो धारा रहेगी उसको अपन ISE बोलेंगे, यहाँ पे जो धारा रहेगी उसको IL बोलेंगे, यहाँ का जो प्रतिरोध रहेगा उसको RA बोलेंगे, यहाँ का जो प्रतिरोध रहेगा उसको RL बोलेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे V, और यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा उसको अपन कैसे बोलेंगे, EG बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सेम नोटेशंस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी, ताकि अपने कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो। अब देखिए हम लोग यहाँ पे धारा के रिलेशंस देखते हैं। क्या रिलेशन, देखिए आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो आर्मेचर है ये श्रेणी फील्ड के श्रेणी क्रम के अंदर है। ठीक है, ये दोनों पास पास हैं और इसके बाद शंट आ रहा है, तो आप क्या नोट कर पाओगे, ये जो धारा है और ये धारा दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में होने के कारण बराबर रहेगी। यानी आप लिख सकते हो कि ISE किसके बराबर है, आर्मेचर धारा के बराबर है। ये धारा इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद, कौन से पॉइंट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जाने के बाद 2 भागों के अंदर बट गई। कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इस साइड में गई। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होएगा, धारा बढ़ गई तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, KCL लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, KCL लगाना पड़ेगा। और KCL लगाने पे अपने को क्या पता है, KCL लगाने पे अपने को वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी किस प्रकार से, आने वाली धाराओं का बीजीय योग जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाली धारा कौन सी है, ये IA। ठीक है, और जाने वाली कौन सी है, ISH और IL। ठीक है, तो जाने वाली धाराओं का बीजीय योग अगर आप लिखोगे तो ISH प्लस IL, और आने वाली कौन सी है, IA। आप भले से आप IA लिख लो या ISC लिख लो, दोनों सेम है। यहाँ पे अपन ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ये धारा का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आगे की अगर अपन बात करते हैं तो जो आगे है वो क्या है भाई, धारा अपने को पता चल गई। अब अपने को इस धारा का मान निकालना है। किसका निकालना है, इस धारा का मान निकालना है। तो इस धारा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, वापस वही चीज़, यहाँ पे देखिए ये लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इस पूरी कुंडली के समांतर क्रम में है और इसके भी पूरे समांतर क्रम के अंदर है। यानी ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज इन दोनों के ऊपर भी लगेगी और इस फील्ड के ऊपर भी लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये समांतर क्रम में है और समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस धारा का मान निकालना चाहोगे तो ISH क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V/RSH। V/RSH। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे ये जो शंट फील्ड की धारा है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं हम लोग, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। वो निकालना है अपने को, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे KVL लगाना पड़ेगा इस प्रकार से लूप लेते हुए। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, जैसा हर बार हो रहा है। KVL लगाया अपन ने, क्या लगाया, KVL लगाया। वोल्टा स्रोत का बीजीय योग कौन कौन सा है, एक तो EG है और एक V है। तो दिशा देखी वापस सेम, इसकी दिशा और इस धारा की दिशा सेम, और प्लस सिरे से ही धारा निकल रही है। इसका मतलब प्लस के अंदर ही अपने को EG लेना है। ले लिया भाई। आगे देखें अपन, यहाँ पे ये दिशा है और ये जो दिशा है दोनों सेम है, पर प्लस के अंदर धारा जा रही है जो कि गलत दिशा है। तो माइनस का V बराबर वोल्टापात की अगर आप बात करोगे तो वह यहाँ वोल्टापात कहाँ हो रहा है, एक तो आर्मेचर के अंदर हो रहा है, कितना हो रहा है, IA गुणा RA। फील्ड के अंदर हो रहा है, श्रेणी के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस लूप के अंदर ये भी आ रही है। पिछले के अंदर नहीं आ रहा था, पिछला केस जब अपन ने देखा था शंट का, तो यहाँ पे इसको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, क्या कि भाई ये जो धारा है और ये जो धारा है, ये दोनों की दोनों धाराएं क्या हैं, सेम है। सेम है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक धारा को लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे भी अगर IA लिख लिया आपने तो यहाँ पे इसमें और इसमें IA कॉमन आ जाएगा। ये जो समीकरण है ये कैसे बन जाएगा, IA कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर, RA प्लस RSE किसके बराबर, EG माइनस V के बराबर। अब यहाँ से अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो दो चीज़ें जो अपने को निकालनी है, अगर आर्मेचर धारा निकालनी है तो वज्र गुणा करना है, इस वैल्यू को अपने को क्या करना है, इस साइड पे लिख के जाना है। तो IA निकल जाएगा, क्या आएगा भाई IA आएगा EG माइनस V बटा RA प्लस RSC। ठीक है, आगे देखिए EG का मान निकालना है, क्या करना है, इसको उस साइड लेके जाना है। ये कौन सी राशि है, माइनस के अंदर है, तो उस साइड जाने पे प्लस के अंदर हो जाएगी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, प्लस
वी। ये फॉर्मूले हो गए। वापस वही चीज़, अगर यहाँ पे भी ब्रश दिया हुआ है तो यहाँ पे ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप भी ऐड करनी पड़ेगी अपने को, और यहाँ पे भी ब्रश की वोल्टेज ड्रॉप भी ऐड करनी पड़ेगी हमको। इस प्रकार से ये समीकरण आ जाएंगे दोनों के दोनों, और इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। IA की वैल्यू यहाँ से आ गई, शंट धारा की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो IL की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप पुट करके निकाल सकते हो। IA की वैल्यू आई तो ISA की अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम के अंदर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉन्ग शंट सॉल्व होता है। शॉर्ट शंट की बात करते हैं हम लोग। शॉर्ट शंट में क्या आएगा, देखिए शॉर्ट शंट के अंदर भी हम लोग वही वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ RSH लिख दिया, यहाँ पे RSE लिख दिया भाई, यहाँ पे RA लिख दिया भाई, यहाँ पे EG लिख दिया, इसकी प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पे धारा लिख दी ISH, यहाँ पे धारा लिख दी IA, यहाँ पे धारा लिख दी IL, और यहाँ पे हमने लोड को कनेक्ट किया और यहाँ पे वोल्टेज लिख दी और इसका जो प्रतिरोध है उसको लिख दिया। ठीक है, अब बात आती वापस धारा के रिलेशन की। किसकी आती है भाई, धारा के रिलेशन की। तो देखिए यहाँ पे अंतर कहाँ है। देखिए आपने यहाँ पे पिछले में क्या देखा था कि ये जो धारा है और ये धारा दोनों कौन सी, IA और ISC श्रेणी क्रम में थे। यहाँ पे नहीं है, यानी आर्मेचर धारा किसी चीज़ के बराबर नहीं होगी यहाँ पे। पर आप क्या देखोगे, ये जो लोड की धारा है ना, ये लोड की धारा इसके श्रेणी क्रम में है ISC के। किसके, ISC के, जो कि यहाँ पे प्रवाहित हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ISE किसके बराबर हो जाएगी, लोड की धारा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, KCL लगाया अपन ने आगे, कहाँ लगेगा, इस नोड के ऊपर लगेगा। कौन सी नोड पे, इस नोड के ऊपर लगेगा। ठीक है, इस नोड पे देखिए आप, आने वाली धाराओं का बीजीय योग जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर। इस नोड पे आ रही कौन सी धारा है, सिर्फ और सिर्फ ये आ रही है, IA आ रही है। तो IA बराबर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी जा रही है, एक तो ISH जा रही है, प्लस एक IL जा रही है या ISC जा रही है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये लिख लिया भाई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है कि आप जब भी ISH का मान यहाँ निकालोगे ना, तो अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो था, यानी ये जो वोल्टेज थी ना, इस वोल्टेज के श्रेणी क्रम में यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं था या कोई भी कुंडली नहीं थी। किस किस केस में भाई, हमने जब शंट देखा तो शंट के केस में भी यहाँ पे कुछ नहीं था। हमने कंपाउंड देखा, उसमें भी लॉन्ग शंट देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। पर यहाँ पे है, क्या है, ये कुंडली। तो यहाँ पे जब भी आप ISH का मान निकालोगे ना, तो ISH का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे एक लूप बनाना पड़ेगा। और वो जो लूप बनेगा ना, वो लूप किस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए अपने को अगर ISH की मान निकालना है ना, तो ISH का लूप कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे अपने को बाहरी जो है ना, ये बाहर वाला आपको दिख रहा होगा, आपको एक बार के लिए इस भाग को छोड़ना पड़ेगा। इस भाग को आपने छोड़ दिया तो आपको क्या दिख रहा होगा, ये देखिए ये कुंडली दिख रही है सिर्फ बाहर बाहर दिख रही है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, देखिए ना, यहाँ पे ये धारा अंदर की साइड जा रही है, तो यहाँ पे जो भी ये विद्युत वाहक बल है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, उसको अपन ISE RSE बोल सकते हैं। अगर लूप आप इस दिशा के अंदर ले रहे हैं तो माइनस के अंदर अपने को क्या लेना पड़ेगा,
ये वोल्टेज लेनी पड़ेगी, कौन सी, ये वाली वोल्टेज। तो माइनस के अंदर V बराबर क्या होएगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या है यहाँ पे, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप जो है ISH RSH, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लूप अगर आपने बाई चांस इस दिशा के अंदर लिया है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इस दिशा के अंदर, तो ये जो दिशा है और ये जो दिशा है धारा की दोनों के विपरीत है, तो यहाँ पे अपने को माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। और अगर आप पूरा सॉल्व करोगे इस माइनस को तो ये जो वैल्यू है ये उल्टी हो जाएगी। देखिए ना यहाँ पे V माइनस ISC RSC हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू हो जाएगी, विपरीत कर दिया अपन ने जस्ट, है ना। ऐसा कुछ हो गया। अब क्या होएगा देखिए ना, अब अगर IISH की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, इसका वज्र गुणा करना है, इस साइड भेजना है, ठीक है। यानी जो ISH की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ISH बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस ISE RSE बटा RSH। देखिए ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना शंट की जो धारा थी ना, अभी तक दोनों केसेस के अंदर क्या थी, V बटा RSH, पर यहाँ पे वो धारा नहीं रहेगी, यहाँ पे ये धारा रहेगी, कौन सी, V माइनस ISE RSC बटा RSH, ठीक है। कैसे आया, हमने ये बाहर वाले लूप को सॉल्व करा है, इस बाहर वाले लूप को सॉल्व कराया तो अपने को ये वैल्यू ज्ञात हो गई, ठीक है। ये अपन ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो लूप है जो अपन शुरू से करते आ रहे हैं, इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। देखिए 1 मिनट के लिए इस लूप के अंदर KVL लगाया। क्यों लगा रहे हैं हम लोग, EG का मान ज्ञात करना है भाई, अपने को क्या करना है, EG का मान ज्ञात करना है। तो वही देखिए यहाँ पे अगर धारा इस साइड से निकल रही तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, KVL लगाया, वापस सेम वही चीज़ होनी है, EG माइनस V। क्यों हुआ भाई, वही चीज़ के प्लस से वोल्ट धारा निकल रही है इसके, तो प्लस के अंदर ही EG लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो V है उसके प्लस के अंदर धारा जा रही है, तो अपने को इसको माइनस के अंदर लेना पड़ेगा। ये इस प्रकार से हो गया। बराबर वोल्टापात के लिए एक तो ये प्रतिरोध आ रहा है और एक यह प्रतिरोध आ रहा है। तो RA का प्रतिरोध वोल्टापात क्या है, IA RA, और इसका प्रतिरोध क्या है, ISE RSE, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए ना यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि यहाँ पे ये दोनों धाराएं सेम नहीं है। कौन कौन सी, ये तो अपन यहाँ पे कॉमन लेके सॉल्व नहीं कर सकते। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो राशि है ना IAC वाली, इस राशि को इस साइड में भेजना पड़ेगा। तो समीकरण ऐसा कुछ हो जाएगा, IA RA बराबर EG माइनस V माइनस ISE RSC, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखिए ना, अब आगे अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको, एक सेकंड देखिए, एक सेकेंड, अब देखिए आगे की अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पे आगे अपन देखिए क्या समीकरण आया अपने पास, लास्ट के अंदर अपने पास आया EG माइनस V माइनस क्या था, एक बार देखिए, माइनस क्या था, ISC RSC, क्या हो गया, माइनस ISE RSE,
किसके बराबर, IA के बराबर। तो अगर आपको IA का मान निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा करना पड़ेगा, और IA क्या हो जाएगा, IA आ जाएगा EG माइनस V माइनस ISC RSC बटा RA, ये आ गया IA का मान। और अगर आपको EG का मान निकालना है तो EG का मान क्या आ जाएगा, IA RA प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये राशि इस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ISE RSE प्लस ये राशि इस साइड आएगी तो यहाँ पे प्लस का V हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गई इक्वेशंस। अब वापस अगर वोल्टेज ड्रॉप ब्रश की दी हुई है तो यहाँ पे VB लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे भी ब्रश की वोल्टेज दी हुई तो प्लस ऑफ VB लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से समीकरण ये आ जाएंगे। ठीक है, सर यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे माइनस आएगा, इस प्रकार से ये समीकरण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लोग इन तीनों के तीनों वर्गीकरण रहते हैं और इनकी आर्मेचर धारा और जो शंट धारा और जितने भी पैरामीटर्स रहते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस करी। हमने देखा कि जो जनरेटर ऐसे हैं उनके वर्गीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से थे। फिर हमने उत्तेजन के आधार पे डिटेल के अंदर पढ़ा कि उत्तेजन के आधार पे हम लोग दो प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हैं, एक तो रहता है पृथक उत्तेजित और एक रहता है स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित में हम लोग क्या कर रहे थे, जो फील्ड कुंडली थी उसको बाहर से सप्लाई दे रहे थे, और जो स्व उत्तेजित था उसके अंदर हम लोग बाहर से सप्लाई नहीं दे रहे थे, वो स्वयं अपनी फील्ड कुंडली को क्या कर रहा था, उत्तेजित कर रहा था। ठीक है, अब स्व उत्तेजित तीन प्रकार के थे, कौन कौन से, एक तो था श्रेणी, जिसके अंदर जो श्रेणी कुंडली थी वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली थी। फिर शंट जनित्र देखा था, इसके अंदर जो फील्ड कुंडली थी वो आर्मेचर के समांतर क्रम में थी, इस प्रकार से हमने वैल्यूज़ ज्ञात करी थी। और फिर जो नेक्स्ट था वो थी मिश्र जनरेटर, जिसके अंदर दो प्रकार थे, कौन से, एक तो लॉन्ग शंट था और एक शॉर्ट शंट था। इनकी वैल्यूज़ हमने इस प्रकार से निकाली है। होप आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इस पूरे टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेरी को लिख सकते हैं, आपको उस क्वेरी का जवाब दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, होप आज जो आपको समझ में आया वो आपने जो वीडियो के अंदर वो देखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये अच्छे से समझ में आया, अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है आपको, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं और हमसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।